हेलो एवरीवन। सो ये हमारे सेकंड सेमेस्टर यूपी डीएलएड की क्लास है और आज की क्लास में हम 2023 में जो हिंदी का पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर है जो कि 2023 में आया था। जो हिंदी का पेपर होता है वो टोटल 25 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा जो अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं और ये जो नोट्स की लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे एक बार पढ़ेंगे आप आराम से इसे याद कर लेंगे। और इसमें मैंने आपको देखिए लिखने का तरीका भी अच्छा से बताया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर दे के आएंगे अपने पेपर में और किस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसके थ्रू आपके जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। लिपि विकास का प्रथम सोपान है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप क्या है? वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, चित्रलिपि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, चित्रलिपि। आपने देखा होगा कि पूरा पाषाण काल में लिपि का कौन सा रूप देखने को मिलता है? तो कौन सा रूप देखने को मिलता है? चित्र। वो चित्र के आधार पर ही अपनी भाषा को व्यक्त करते थे। वहाँ पे हमने अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं हमने देखी है ना कि वहाँ पे किस तरीके के चित्र मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है कूट, पादप। ये घन नहीं नग है। क्या है? नग। जब पेपर आया था यहाँ पे नग लिख के आया था। नेक्स्ट है आगाम। तो उसका राइट आंसर नग ही है। पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द क्या होता है? नग। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण उन ध्वनियों को कहते हैं जो मतलब वर्णमाला में पहले, तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं। कौन कौन से नंबर पे आते हैं? पहले, फिर तीसरे और फिर चौथे नंबर पे। अब देखिए का अपने वर्ग में पहले नंबर पे आता है तो ये अल्प प्राण हुआ। खा कैसे नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है तो ये अल्प प्राण नहीं होगा, ये क्या होगा? महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। खा अल्प प्राण नहीं, एक महाप्राण है। और जबकि गा तीसरे नंबर पे आता है तो ये भी अल्प प्राण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही है, जो कि है खा। अल्प प्राण क्या है? खा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग और आहा वर्ण कहलाते हैं। अंग और आहा अयोग भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोग भाग कहलाते हैं। कामायनी के लेखक हैं। कामायनी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या फिर सुमित्रानंद पंत हैं। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अब देखिए हम अपने अति लघु प्रश्न को देखते हैं। ये हमारे 6 अति लघु प्रश्न आए हुए हैं और जो अति लघु प्रश्न है उसका जो मार्क्स होता है वो प्रॉपर 1 नंबर होता है, 1 नंबर ईच क्वेश्चन। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके जो मार्क्स होते हैं वो 2 नंबर ईच क्वेश्चन होते हैं। चलिए सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो कहानी शिक्षण की निम्नलिखित विधियाँ हैं। पहली है कहानी कथन विधि, मतलब कि बोल बोल के कहानी सुनाना। दूसरी है चित्र आधारित कहानी विधि। अब चित्र आधारित कहानी विधि में क्या होता है कि बच्चे को एक चित्र दिखा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस चित्र के आधार पर अपनी एक कहानी बनाओ, तो बच्चा कहानी बनाता है। अधूरी कहानी पूर्ति विधि, जैसे कि बच्चे को पहले हमने थोड़ी कहानी बता दी, अब कहा कि इसके आगे की कहानी खुद अपने आधार से अपनी तरफ से बना के बताओ। तो बच्चा क्या करेगा? अपनी संज्ञानात्मक शक्ति और रचनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति, इन सब का उपयोग करते हुए उस कहानी को पूरा करेगा। तो ये कहानी शिक्षण की विधियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है? तो उच्चारण दोष के कारण, तो पहला कारण है भय, शीघ्रता, विलंब, संकोच आदि से उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सेकंड है बोलने के अंगों जैसे कि जीभ, होठ, दांत और गले में विकार होने से भी उच्चारण दोष उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है सुनने की क्षमता में कमी होने पर भी व्यक्ति का उच्चारण सही से नहीं हो पाता, वो सही से सीख ही नहीं पाता। जब वो सही से चीज़ों को सुन नहीं पाएगा कि का प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से है, तो वो किस तरीके से उन चीज़ों का सही तरीके से उच्चारण कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर मतलब इन सब चीज़ों के कारण उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं उच्चारण के।
और एक फ्लो चार्ट भी मैंने आपके लिए बना दिया है। वैसे ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको इतना बड़ा उत्तर लिख के आने की कोई नीड नहीं है, आप बस उतना ही लिखिएगा, 1-2 पॉइंट बता देना और बस खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। लेकिन सपोज डैट ये वाला क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ गया तो आप इस तरीके से लिख के आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी तरीके से इसका अच्छे से आंसर बना के दिया है। तो देखिए इसके क्या क्या कारण है अशुद्ध उच्चारण के या उच्चारण दोष के। पहला है उच्चारण का सही शिक्षण ना मिलना। भाषाई प्रभाव मतलब कि कुछ लोगों की भाषा पे उसका जो स्थानीय भाषा होती है उसका प्रभाव होता है। जैसे बिहारी जो लोग होते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, भले वो उच्चारण उनका उस तरीके से सीखा हुआ होता है पर हमें लगता है कि अशुद्ध तरीके से बोल रहे हैं, तो भाषाई प्रभाव होता है। एकाग्रता की कमी, जब हम एकाग्रता से चीज़ों को नहीं सुनते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं ऑब्जर्व करते हैं उन चीज़ों को, तब भी हमारे में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आत्मविश्वास की कमी, मस्तिष्क संबंधी विकार, तनाव और चिंता, ये सब भी उच्चारण के दोष हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है, मतलब कि स्टेप क्या है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान निम्न प्रकार हैं। पहला है भाषा का सही इस्तेमाल करना। नेक्स्ट उचित गति से बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, व्याकरण के नियमों का सही पालन करना, विचारों की क्रमबद्धता, ये नहीं कि एक चीज़ इधर बोल दी, एक चीज़ दूसरे देर में 10 घंटे बाद बोलने की भूल ही गए कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, ठीक है। भावानुकूल भाषा का उपयोग, मतलब जो भाव हो उसी के अनुकूल भाषा का उपयोग करना है, कि हमें विनम्रता से कोई किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो उस लैंग्वेज में बोलना है, ना कि ऐठ के बोलना है कि मुझे जाने दे। कोई जाने देगा आपको? नहीं जाने देगा। छोटे और सटीक वाक्य बोलना, ये नहीं कि आपको छोटी सी बात बतानी है तो इतना लंबा वाक्य बोल दिया कि सुनने वाला ही बोर होकर चला गया, तो आपको छोटे और सटीक वाक्य बोलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजन। शब्द शक्ति के जरिए ही वाक्य की अभिव्यक्ति होती है। इसके द्वारा वक्ता या लेखक को का मकसद समझने में आता है। तो शब्द की शक्ति के प्रकार का एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है, आप इस तरीके से लिख के आइएगा तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे पेपर में। अभिधा क्या होती है? सांकेतिक अर्थ को प्रकट करती है, जैसे कि 4 बज रहे हैं। लक्षणा क्या होता है कि साधारण के स्थान पर अलग और जो कि उसका असल मतलब होता है उसको व्यक्त करती है, जैसे कि लड़का शेर है। अब लड़का शेर तो बन नहीं गया होगा, 4 पैरों पे चलने नहीं लगा होगा, दहाड़ने नहीं लगा होगा, उसकी पूंछ भी नहीं निकल आई होगी। इसका मतलब ये है कि जो लड़का है वो शेर की तरह बहादुर है, तो ये इसका एक असल मतलब है। तो ये कौन व्यक्त करता है? लक्षणा। नेक्स्ट है व्यंजना, अर्थबोध कराने वाले शब्दों के जरिए अर्थ बताती है, जैसे कि ऊँट के मुँह में जीरा। तो ऊँट के मुँह में असल में तो जीरा नहीं आ गया है। ये एक कहावत है कि किसी को बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसे थोड़ा सा कुछ मिल जाना, ठीक है। तो उसे ये व्यंजना, जो अर्थ होते हैं प्रॉपर वाले, वो व्यंजना बताती है। तो ये हमारे शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार या फिर रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें केवल एक ही विचार होता है या एक ही क्रिया होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य मतलब कि सब्जेक्ट, विधेय मतलब कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा हुआ है वो विधेय हो गया। जैसे कि राजू खेल रहा है, यहाँ पे केवल एक ही विचार आ रहा है कि राजू खेल रहा है और तो कोई बात नहीं है। क्रिया भी एक ही है, रहा है। अगर मैं उद्देश्य की बात करूँ तो राजू यहाँ पे उद्देश्य है और बाकी सब क्या हो गया? विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि राम स्कूल जाता है और श्याम खेलता है। अब ये दोनों शब्द वाक्य हैं, जो राम स्कूल जाता है, श्याम खेलता है, ये दोनों सरल वाक्य हैं और किस शब्द के द्वारा जुड़े हुए हैं? और के द्वारा जुड़े हुए हैं। और क्या है? एक संयुक्त अक्षर है। और ये जो दोनों वाक्य होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इन दोनों का अपना अलग अलग भी मीनिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक तो मुख्य वाक्य होता है और जो दूसरा वाक्य होता है उस मुख्य वाक्य पे क्या होता है? आश्रित होता है। जैसे कि मैंने सोचा था कि वो अच्छा लड़का है। मैंने सोचा था, इसका कोई अपना अर्थ तो नहीं है, वो अच्छा लड़का है। ये वाला जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है? एक मुख्य वाक्य है। और मैंने सोचा था, ये क्या है? एक आश्रित वाक्य है। आप किसी से बोलेंगे कि मैंने सोचा था, तो आपसे पूछेगा क्या सोचा था?
इससे में आपकी बात पूरी नहीं हो जाएगी कि मैंने सोचा था। तो ये कैसा है, आश्रित वाक्य है। आपको तीन तरीके के वाक्य समझ में आ गए होंगे कि व्याकरण के अनुसार कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। 3 प्रकार के वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग क्या है, 100 उदाहरण समझाइए। मतलब आपको उदाहरण भी देना है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में आ जाते हैं और उसके पूर्व में जुड़ के अर्थ में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन कर देते हैं या फिर कोई विशेषता लाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग कौन होते हैं, जो शब्दांश के पूर्व में जुड़ते हैं। आप इसका उदाहरण देखिए, प्रहार, ये क्या लिखा हुआ है, प्रहार लिखा हुआ है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपके लिए, प्रहार। अगर मैं प्रहार का में से उपसर्ग को अलग करूँ तो क्या होगा, प्र प्लस हार। पहले ये क्या था, हार था, लेकिन अभी क्या बन गया, प्रहार। प्रहार माने होता है बार करना, जबकि हार माने होता है डिफीट हो जाना। तो देखिए उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में जो हार वाला अर्थ था उससे पूरा ही परिवर्तन आ गया। अनुप्रयोग, अनु प्लस प्रयोग। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आ प्लस सफलता, तो क्या बन जाएगा, असफलता। एकदम अपोजिट बन गया। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो वाक्यांश के पूर्व में जुड़ते हैं, उसके अर्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला देते हैं या फिर उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो उपसर्ग को जब हम जोड़ते हैं तो विपरीतार्थक भी शब्द बन जाते हैं, जैसे कि सफलता का असफलता, सत्य का असत्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए। हमारे अति लघु 6 प्रश्न पूरे हो गए, अब लघु उत्तरीय प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला है रुचि का विकास। प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाने से बालक में उस विषय के प्रति रुचि जागृत होती है और वह उस पाठ्य सामग्री को जल्दी सीख जाता है। अगर बच्ची किसी चीज़ में रुचि होगी तो वो उस चीज़ को जल्दी सीख जाएगा, रेदर देन अगर वो उसको बोरिंग लगेगा। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति का विकास। प्राथमिक स्तर पर बालक के मन मस्तिष्क में काफ़ी कल्पनाएं चलती रहती हैं, जैसे परियोगी कहानी, दिवा स्वप्न आदि। कहानी द्वारा बालक की कल्पना शक्ति को तर्क से जोड़ा जा सकता है। बच्चे होते हैं जो बचपन में बहुत सारी उनके मस्तिष्क में कल्पना शक्ति होती है। जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो उनकी उस कल्पना शक्ति को हम तर्क से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, तर्क से जोड़ देते हैं, जो कि एक पॉजिटिव थिंक है। अब देखिए एक फ्लो चार्ट बनाया है मैंने कहानी शिक्षण के ऊपर, कहानी शिक्षण के उद्देश्य के ऊपर। देखिए इस तरीके से, पहला है मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है इसके द्वारा। भावात्मक एवं चित्रात्मक शक्ति का विकास होता है। साहित्य रुचि का विकास होता है। चरित्र निर्माण में सहयोग मिलती है। उसके अलावा ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करने की शक्ति का विकास होता है। कहानी लिखने में रुचि का विकास होता है। अब देखिए और क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं प्राथमिक स्तर पर इसके। तर्क शक्ति का विकास। कहानी सुनने पर बच्चा कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि प्रश्न पूछता है, जिससे उसकी तर्क शक्ति के साथ साथ वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। तो क्या होता है, उसकी तर्क शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि बच्चा पूछेगा ना कब, कहाँ, क्यों, कैसे हुआ ये चीज़ें। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। जो कहानी होती है वो सामाजिक परिवेश से जुड़ी होती है, जिससे बालक को अपने समाज के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ उसमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। इसमें हम चारित्रिक गुणों का भी विकास कर सकते हैं कहानी के द्वारा और उसके मूल्यों का भी विकास कर सकते हैं। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। अब सबसे पहले देख लीजिए लिखित अभिव्यक्ति क्या होता है। स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने के कौशल को ही हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। भाषा विकास के 4 कौशल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है बोलना, फिर आता है सुनना, नहीं सबसे पहले होता है सुनना, फिर होता है बोलना, फिर उसके बाद आता है पढ़ना, लास्ट में आता है लिखना। तो ये हमारी भाषा के 4 कौशल हैं। तो उसके सबसे अंतिम चरण क्या होता है, लिखना। अब लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं कौन कौन सी हैं। पत्र लेखन, कहानी लेखन, आलोचनात्मक लेखन, निबंध लेखन, कविता लेखन, नाट्य लेखन। इसके अलावा हम आत्मकथा लेखन, कथा वस्तु लेखन, बहुत तरीके के लेखन होते हैं। ये सब उसकी क्या है, विधियाएँ हैं, विधाएँ हैं, या फिर हम कह सकते हैं विधि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब उदाहरण के सहित आपको स्पष्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। लिखित भाषा में ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं।
आप लोग भी पेपर में इसी तरीके से लिख के आइएगा। फिर एक फ्लो चार्ट बना के दिखाएंगे कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके अलावा भी बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, जैसे कि लागक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धृतरण चिन्ह। ये सब पूर्ण विराम का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, अल्प विराम ये होता है, अर्धविराम में ऊपर बिंदी आती है और फिर ये होता है, और विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरीके का होता है। ठीक है, अल्पविराम और अर्धविराम में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्धविराम को आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें ऊपर रा लटका हुआ है तो इसमें ऊपर बिंदी लटक जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये 4 विराम चिन्ह को हमने कहा था वर्णन कीजिए सावधान, तो अब हम उनको वर्णित कर देते हैं। पहला है पूर्ण विराम। जब वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त होने पर, जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब हम किसका उपयोग करते हैं, पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि अधिक देर तक रुकना होता है, जैसे कि राजू पढ़ रहा है, तो ये है में जो एंड में जो डंडा लगा है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे। नेक्स्ट है अल्प विराम। कम देर के लिए रुकने अर्थात एक से अधिक चीज़ों को दर्शाने के लिए उनके बीच कौन सा विराम आता है, अल्प विराम आता है। उदाहरण के लिए भारत में गेहूँ, चना, जौ, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं, तो ये कॉमा क्या है, अल्प विराम है। इसमें हम थोड़ी कम देर रुकते हैं या फिर हम एक से ज़्यादा चीज़ों को दिखाने के लिए अल्प विराम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चिन्ह है योजन चिन्ह। 2 शब्दों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, योजन चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसका सिंबल ऐसा होता है, जैसे कि माता पिता, ये माता और पिता के बीच में हमने संबंध दिखाने के लिए योजन चिन्ह का उपयोग किया। अच्छा बुरा, भाई बहन आदि। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द या प्रसिद्ध वस्तु के नाम को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का। जैसे कि डॉक्टर को हम पूरा डॉक्टर ना लिख के इस तरीके से भी लिख देते हैं, डॉ लिखते हैं, फिर उसके आगे ये लाघव चिन्ह का उपयोग कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर हम इसी तरीके से लिख के आएंगे हमेशा, एक तरफ लिख लेंगे उपसर्ग और एक तरफ लिख लेंगे प्रत्यय और बीच में लाइन खींच देंगे और हम एक एक करके अंतर लिखते जाएंगे। पहला अंतर है उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, और जो प्रत्यय है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रत प्लस ए, उप प्लस सर्ग, प्रत प्लस ए। नेक्स्ट अंतर है उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है, जबकि प्रत्यय का उपयोग शब्द के अंत में किया जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। उपसर्ग का विधान शब्द में होता है, जबकि जो प्रत्यय का विधान होता है वो किस में होता है, धातु में होता है। हमारे नेक्स्ट अंतर है उपसर्ग शब्दों में जोड़ने पर शब्दों में विशेष परिवर्तन या विपरीत शब्द बनते हैं। मैंने आपको जब उपसर्ग पढ़ाया था अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, वहाँ पे भी समझाया था कि जब हम उपसर्ग को आगे जोड़ देते हैं तो या फिर तो उसके अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन हो जाता है शब्द के, या फिर वो सीधे क्या बन जाता है, विपरीत बन जाता है। जैसे कि आ प्लस सत्य असत्य बन गया, तो आ क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है, जोड़ा तो क्या बना है, एक विपरीत शब्द बना दिया। जबकि जब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो जो नया शब्द बनता है वो मूल शब्द से ही मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट अंतर है उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, जबकि जो प्रत्यय होता है उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, मान मूल शब्द में अप उपसर्ग जोड़कर क्या बना, अपमान, जबकि अच्छा मूल शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर क्या बना, अच्छाई। उदाहरण, प्र प्लस भाव प्रभाव, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, मानव प्लस ता मानवता, पढ़ना प्लस आई पढ़ाई। सो ये सब क्या है, प्रत्यय के उदाहरण है ये दोनों, और ये दोनों किसके उदाहरण है, उपसर्ग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयवी भाव समास को 100 उदाहरण परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा क्या है कि जो अवयवी भाव समास है उसमें 3 तरीके के पद पाए जाते हैं। पहला है अवयवी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, जबकि जो अन्य पद होता है वो किसका काम करता है, क्रिया विशेषण का। प्रथम पद प्रधान होगा और जो अन्य पद है वो क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। इसके अलावा जिस समासिक पद में संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या अव्यय की
पुनरावृत्ति होती है तो उसे भी हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास को पहचानने की 3 टाइप है। पहला तो उसका पहला पद प्रधान होगा, दूसरा पद क्रिया विशेषण होगा, दूसरा प्रथम पद में अव्यय या फिर उपसर्ग होंगे, और तीसरा है कि प्रथम वो जो पद है उसमें संज्ञा और अव्यय की पुनरावृत्ति हो सकती है। उदाहरण देखिए, आजीवन, इसमें देखिए उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आजन, प्रति प्लस दिन, प्रभाव, राम राम, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है 2 बार। तो यहाँ पे कौन सा समास है? अव्ययीभाव। अब तब में अवयव की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पे भी कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है अनुगामी, बेघर, यथाशक्ति, ये सब किसके उदाहरण है? अव्ययीभाव समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के प्रकार भी लिखिए। तो सर्वनाम तो सबको पता होगा किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है मैं, तुम, यह, वह, आप आदि। मैं बरेली जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या उपसर्ग है? मैं। नेक्स्ट वाले में यह मेरा घर है, यहाँ पे क्या उपसर्ग होगा? यह। देखिए यहाँ पे, यहाँ मैं और यह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। उपसर्ग नहीं, सर्वनाम। मैंने गलती से उपसर्ग बोल दिया, क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, यह, वह, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। हमें यहाँ पे सर्वनाम के प्रकार भी लिखने हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है। आपके पास वहाँ पे टाइम नहीं हो तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, बस आप नाम लिख के छोड़ दीजिएगा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि मैं, तुम, यह, वह। निजवाचक सर्वनाम, इसका उपयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, जैसे कि स्वयं, अपने आप, निज। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या, क्या, कौन, किसका आदि। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। ये एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने और संबंध का बोध कराने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि जो, जिस, जिसे। नेक्स्ट है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, जैसे कि कुछ, कोई, सभी। निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक का उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे अनिश्चित वस्तु का बोध हो रहा था, तो यहाँ पे किस तरीके की वस्तु का बोध होगा? निश्चित वस्तुओं का। ये निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यह, वे आदि। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? पहलू डाल देंगे, किन आधार पे हम अंतर दे रहे हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आप अंतर तो इसी तरीके से लिख के आइएगा। कभी भी किसी भी चीज़ में अंतर आए तो आप ना हेडिंग वाइज मत लिख के आइएगा, इसी तरीके से एक तरफ जो अंतर पूछा है एक तरफ उसको लिख लो, दूसरी तरफ दूसरे वाले को लिख लो, जैसे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पहला अंतर का आधार है प्रकार। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो किसी अधिकारी या किसी विशेष उद्देश्य को लेकर लिखे जाते हैं, जबकि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो किसी मित्र, रिश्तेदार या पहचान वाले को भेजने के लिए लिखे जाते हैं। इनकी लंबाई जो होती है औपचारिक पत्र की वो संक्षिप्त होती है और मुद्दे पर होती है, क्योंकि किसी अधिकारी के पास इतना टाइम तो नहीं है कि आपके 4 पेजों का पत्र पढ़ने बैठे। तो कैसे होते हैं? संक्षिप्त होते हैं, और जो मुद्दा होता है उसी से रिलेटेड होते हैं। यानी आपने आस पड़ोस की सारी कहानियाँ उसमें घुस दी। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो अनौपचारिक पत्र होता है इसमें आपकी आस पड़ोस की कहानियाँ सारी आ जाती हैं, क्योंकि ये अनौपचारिक है। आप इसमें बातें करेंगे, 6 पेज का भी लिख सकते हैं आप इसे। यह पूरे संवाद के साथ साथ विस्तृत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्वर कैसा होगा? विनम्र होगा और पेशेवर होगा, जबकि अनौपचारिक पत्र में कैसा होगा? स्वर आपका अनौपचारिक होगा और मैत्रीपूर्ण स्तर पर प्रयोग होगा। भाषा कैसी होगी? औपचारिक भाषा होगी और शब्दावली का प्रयोग होगा। और सपोज दैट यहाँ पे औपचारिक भाषा इंग्लिश है और आपके दोस्त को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो आप उसको क्या इंग्लिश भाषा में लिख के देंगे पत्र? नहीं, आप आम बोलचाल की भाषा का उपयोग करेंगे। आप बिहारी हैं तो बिहारी भाषा का यूज़ करेंगे, तमिल के हैं तो उधर की भाषा का यूज़ करके एक दूसरे को पत्र लिखेंगे। लेकिन तमिल वाला भी अगर कोई औपचारिक पत्र लिखेगा तो वो ऑफिशियल भाषा का ही उपयोग करेगा। और शब्दावली भी इसकी कैसी होगी? आम बोलचाल वाली।
अभिवादन करने के लिए आप यहाँ पे औपचारिक अभिवादन का उपयोग करेंगे, जैसे कि श्रीमान, प्रियश्री, आदरणीय आदि। यहाँ पे आप व्यक्तिगत अभिवादन का उपयोग करेंगे, हाय, बाय, है ना, इस तरीके के। हस्ताक्षर आप कैसे करेंगे, यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे, अपना व्यावसायिक पद नाम भी लिखेंगे, और इसमें आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, केवल प्रथम नाम भी लिख सकते हैं, और उपनाम भी लिख सकते हैं, सब कुछ चल जाएगा। अपना निकनेम भी लिख के भेज सकते हैं अपने दोस्त को, ठीक है। सो ये हमारा हिंदी का जो प्रीवियस ईयर था, जो 2023 में प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो देखते देखते सारे क्वेश्चन लर्न हो गए होंगे। इससे पहले वाला जो प्रीवियस ईयर हुआ था वो हम इसकी बाद वाली क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।